साथियों नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार फिर से चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान अनसॉल्व्ड पेपर 2023 को सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 को 2023 के सेट 1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम 2023 के सेट 2 जिसका कोड है 824 ईके को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखेंगे प्रश्न 1 दिया गया है। क्वेश्चन 1 पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। देखिए जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर ही बनता है। दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में। तो हमारा इसमें दूसरा विकल्प बी सही होगा। इसका बी विकल्प सही होगा। वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी लेंस की क्षमता P का मात्रक क्या होता है। तो चूंकि सूत्र होता है P बराबर 1/f, f वो भी मीटर में, तो मात्रक हो जाएगा प्रति मीटर, यानी कि विकल्प बी सही होगा। इसका विकल्प बी सही होगा प्रति मीटर, जिसको हम डायोप्टर अर्थात D द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। तो आप जानते हैं क्योंकि जब ये अगर कोई प्रिज्म है, त्रिकोणीय प्रिज्म, और इस अगर प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो यहां से इसका विक्षेपण होता है और विक्षेपण के बाद में ये इस तरह से अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरह से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम विबग्योर VIBGYOR विबग्योर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा विचलन वायलेट अर्थात बैगनी रंग की होती है। विचलन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, बैगनी रंग का। तो यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसका विकल्प डी सही होगा, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जो सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है तो छोड़ते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। पहला दिया गया विकल्प चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई जितनी ही ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा है चालक के पदार्थ का घनत्व, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट अर्थात क्षेत्रफल पर, तो प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और डी दिया गया है चालक का आकार, तो हमारा विकल्प यहां होगा डी सही होगा, चालक का आकार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। यानी अगर कोई 4 प्रतिरोध दिए गए हों और उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रतिरोध सबसे न्यूनतम हो। तो अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इसमें विकल्प पहला दिया गया है सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, और हमारा यही विकल्प सही होगा ए।
सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे, कह रहा है पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा दिया गया है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और चौथा है ओम का नियम। तो हमारा यहां पर विकल्प सी होगा सही, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। आप देखेंगे क्योंकि हमारे जो दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम होता है, ये कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। जैसे ये दाहिने हाथ है और इसको देखें, अगर हम इस तरह से अंगुलियों के सापेक्ष अंगूठे को समांतर करें, 90 अंश पर करें, तो अगर अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस जब उंगलियों को मोड़ा जाएगा तो जिस दिशा में उंगलियों को मोड़ा जाता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अगर इसको पलट दिया जाए तो धारा का मान नीचे हो जाएगा, तो उंगलियां इस रूप में मुड़ेंगी, तो इधर हमारी धारा की दिशा हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? आपको बताया गया है कि जो धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं वही ठंडे में जल से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती हैं। तो यहाँ विकल्प पहला दिया गया है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है एल्यूमिनियम तीसरा है पोटेशियम और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इन सभी में सबसे क्रियाशील धातु होती है हमारी पोटेशियम, इसलिए विकल्प सी सही होगा, पोटेशियम के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि एल्कीन की पहचान क्या होती है। एल्कीनों में किन्हीं दो कार्बनों के मध्य कम से कम एक द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। तो बस इसी को हमें इसमें देख लेना है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इसी में डबल बॉन्ड है, तो हम आंख बंद करके बताएंगे कि इसका दूसरा विकल्प सही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कह रहा है एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। तो देखेंगे जो लिटमस पेपर होते हैं वह हमारे अम्लीय या क्षारीय सूचक होते हैं। लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसका मतलब विलेन क्षारीय है, और ये जब नीला लिटमस लाल हो जाता है इसका मतलब है कि जो विलेन है वो अम्लीय है। अब अगर विलेन क्षारीय है तो क्षारीय विलेन का जो पीएच मान होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है, और अगर विलेन अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से 1 के बीच में होता है, या कह लीजिए 7 से 0 के बीच में होता है। तो यहां पर देखिए कि चूंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है अर्थात ये क्षारीय है, तो यहां पर पीएच मान जो डी वाला दिया गया है 8, अर्थात हमारा डी विकल्प सही होगा, पीएच होगा 8। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्लोरीन के एक अणु में आबंध पाया जाता है। तो आप जानते हैं क्योंकि क्लोरीन का जो अणु होगा वो अणु है Cl2। यहां देखेंगे Cl2। अब ये जो Cl2 है दोनों परमाणु समान हैं, अर्थात दोनों क्लोरीन हैं और दोनों के बाह्य कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अगर यहां पर देखोगे तो इसके भी बाह्य कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु अणु में जो बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध होता है। तो आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि क्लोरीन के अणु में बंध पाया जाता है। पहला है आयनिक बंध, दूसरा एक सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। तो आप देख रहे हो केवल एक सहसंयोजी बंध बन रहा है, इसलिए इसका जो विकल्प बी होगा वो सही होगा, विकल्प बी एक सहसंयोजी बंध, एक
सह संयोजी बंध, एक सह संयोजी बंध। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। पहला पदार्थ दिया गया है इसमें धावन सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा दिया गया है फिटकरी और चौथा दिया गया है विरंजक चूर्ण। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में मुक्त क्लोरीन पाई जाती है, इसलिए ये जीवाणु रहित होता है, जीवाणु रोधी होता है और जल को ये जीवाणु रहित बनाता है। तो विकल्प हमारा डी सही होगा, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। बात कर रहा है कि आयनों के विनिमय अर्थात दो यौगिक हैं और वे अपने आयनों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, विनिमय कर ले, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो उन्हें कहा जाता है, पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है उभय अपघटन, तीसरा है योगात्मक और चौथा है वियोजन। तो हमारा विकल्प बी सही होगा, उभय अपघटन, उभय अपघटन, ये हमारा विकल्प सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 13 तक। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो इसका हमारा विकल्प ए सही है, जल का वहन करना। जाइलम जल का वहन करती है, जल का वहन करना, वहन करना, यह पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 दिया गया है आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया था। पहला उपयोग ऑप्शन है टमाटर, दूसरा है बैगन, तीसरा है मटर और चौथा है सरसों। तो हमारा विकल्प सी सही होगा, मटर, मटर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला दिया गया अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिका और चौथा है डिंब वाहिनी। तो हमारा विकल्प सी सही है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है। दूसरा है क्लोरोफिल, इसकी भी जरूरत है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो हमारा चौथा विकल्प सही है, डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 18 है समजात अंगों का उदाहरण है। तो ये हमारे सिलेबस में स्टार लगा हुआ है, नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किनमें होता है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा है ईस्ट में, तीसरा है प्लेज्मोडियम में और चौथा है लेशमानिया में। तो हमारा विकल्प बी सही होगा, ईस्ट में, ईस्ट में। और फिर अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। देखें 20 है प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन इसका होता है डार्विन ने, पॉइंट बी सही है, डार्विन। लेकिन ये भी क्वेश्चन हमारा सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए हमें ध्यान नहीं देना है। तो इस सेट के 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। इसके आगे का जो थ्योरिकल क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।